प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के टॉपिक भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके दूसरे स्रोत साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम अपने पिछले लेक्चर्स में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा कि किस प्रकार से उस कालखंड विशेष में मिलने वाले अवशेषों के माध्यम से हम इतिहास को लिखने में या इतिहास को जानने में किस प्रकार सफल होते हैं। जहाँ पुरातात्विक स्रोत प्रमुख एवं तात्कालिक हैं, वहीं साहित्यिक स्रोत पूरक माने जाते हैं। अर्थात प्राइमरी सोर्सेस पुरातात्विक स्रोत ही माने जाते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है प्रमुख स्रोत, क्योंकि ये उस कालखंड में मौजूद हैं तथा उसी कालखंड के अवशेष हैं। साहित्यिक स्रोत उनके बारे में तुलनात्मक या आलोचनात्मक या परीक्षणात्मक अध्ययन करने में सहायता देते हैं। यानी स्रोतों के माध्यम से, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम उन्हें काउंटर चेक कर सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए साहित्यिक स्रोतों को सेकेंडरी या पूरक स्रोत माना जाता है। उस काल विशेष में सृजित साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास को पूर्णता प्रदान करता है। साहित्यिक स्रोत मोटे तौर पर दो भागों में बांटे जाते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धर्म पर लिखे हुए ग्रंथ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं और लोक जीवन के बारे में, जनजीवन के बारे में सामान्य जो रचनाएं हैं वे सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। धार्मिक साहित्य को भी हम मोटे तौर पर वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं संगम साहित्य में बांट सकते हैं। यानी वेद, वेदांगों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों आदि के जो ग्रंथ हैं वे सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी वैदिक सभ्यता के दौरान जो भी धर्म पर आधारित ग्रंथ लिखे गए वे सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को लिपिबद्ध किया गया और समय समय पर बौद्ध साधुओं, श्रमणों के द्वारा बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। वे समस्त बौद्ध धर्म पर आधारित ग्रंथ बौद्ध साहित्य कहलाते हैं। महावीर स्वामी के बाद उनकी शिक्षाओं और साहित्य को जैन ग्रंथों के अंतर्गत लिखा गया और जैन साधुओं के द्वारा समय समय पर जैन दर्शन के ऊपर जो भी साहित्य लिखा गया वह सब जैन साहित्य कहलाता है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश के अंदर धर्म व दर्शन के ऊपर जो भी संगम साहित्य लिखा गया वह सब संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी वृत्तांत, जीवनियाँ और विशुद्ध साहित्य आता है। ऐतिहासिक ग्रंथ का तात्पर्य है वे सभी ग्रंथ जिनमें जो हम कुछ इतिहास के आधार पर मान सकते हैं। जैसे कलहण की रास तरंगिणी। कलहण के राज व्यवस्था के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी तरीके से अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ साथ हमें लौकिक साहित्य के जैसे दिखाई देते हैं। तो इनके माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत में जब विदेशी आक्रमण भारत में हुए या जो भी विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आया, उन सब के द्वारा भारत के संदर्भ में जो भी ग्रंथ लिखे गए वे सब विदेशी वृत्तांत कहलाते हैं। जैसे यूनानी इतिहासकारों के विदेशी वृत्तांत हैं।
अरबी इतिहास, अरबी जो यात्री हैं उनके वृतांत हैं और चीनी यात्रियों के भी वृतांत हैं। तो इन लोगों के द्वारा भारत की राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था व आर्थिक अवस्था के ऊपर जो भी टिप्पणी या लेखन अपने वृतांतों में किया गया है, उनसे हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जीवनियों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जीवनी शासक विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में है, तो उस प्रकार हमें उस व्यक्ति, उस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। और अंतिम लौकिक साहित्य है विशुद्ध साहित्य, जो कि पूर्णतः साहित्य है। वो नाटक हो सकता है, वह महाकाव्य हो सकता है, वह खंड काव्य हो सकता है, वह गीति काव्य हो सकता है। तो इन विशुद्ध साहित्य के माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि यह कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जैसा समाज है उस प्रकार की ही साहित्य की संरचना की जाएगी। उसी प्रकार की घटनाक्रम, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना या आर्थिक गतिविधियों या धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख उन साहित्यों में किया जाएगा। तो इस प्रकार इन के माध्यम से हमें तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को पूर्णता प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में जहाँ तक प्रश्न उठता है, लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो वहाँ हम सिर्फ अनुमान से काम चलाते हैं। और साहित्य सृजन के माध्यम से जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य के माध्यम से हम काउंटर चेक करते हुए, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनकी जांच परख करते हुए उन तथ्यों को प्रमाणित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं जो हमें इन ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, सूची मिलती है। तो हम 16 महाजनपदों के बारे में, उनके नामों के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके शासकों के बारे में, और साथ ही वो किस प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक थे कि गणतंत्रात्मक थे, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही वैशाली महाजनपद के शासन व्यवस्था के बारे में, उनकी निर्वाचन प्रणाली के बारे में हमें बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है, जो हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में हमें चाणक्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ अर्थशास्त्र से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उससे हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार से प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, नगरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी और ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजा के कर्तव्य क्या थे, राजा के अधिकार क्या थे, इन सब की विस्तृत जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। इसके अतिरिक्त मैगस्थनीज, जो कि उस समय यूनानी राजदूत था भारत में, उसके ग्रंथ इंडिका से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ह्वेनसांग, फाहियान या इत्सिंग के यात्रा वृतांतों से हमें तात्कालिक सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन व धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। विशुद्ध साहित्य, चाहे वो विशुद्ध साहित्य ही है, जैसे हम बात करें कालिदास की रचनाओं की, तो कालिदास की रचनाओं के माध्यम से, चाहे वो विक्रम उर्वशीयम हो, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे वो मालविकाग्निमित्रम हो, रघुवंशम हो, उनसे, जैसे रघुवंशम से हमें राजा रघु के वंश की बारे में जानकारी मिलती है, उस समय की राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम से उस समय की सामाजिक, आर्थिक
व सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। विक्रमोर्वशीयम व मालविकाग्निमित्रम के माध्यम से हमें तात्कालिक शासकों, उनके महत्वपूर्ण घटनाक्रमों आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि साहित्यिक स्रोतों का प्राचीन भारत के इतिहास को पूर्णता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अब अपने अगले लेक्चर में इन धार्मिक साहित्यों व लौकिक साहित्यों को सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे।